नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 यानी कार्यपत्रक संख्या 18 को। यह आपकी 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे संसाधन की, और संसाधन में हम समझेंगे मृदा संसाधन को। मृदा मतलब मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और अलग अलग प्रकार की मिट्टी की क्या क्या विशेषता है, कहां पाई जाती है, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले बात करते हैं संसाधन की, जिसके बारे में आप अच्छे से समझ चुके हो कि कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है, उसे हम संसाधन कहेंगे। जिस रूम में आप बैठे हो, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सभी काम की वस्तुएं, वो सभी संसाधन है। आपका सेल फोन, आपका ईयरफोन, आपकी नोटबुक, आपकी वर्कशीट, ये सभी क्या है? संसाधन है। संसाधन की अगर बात की जाए तो संसाधन विकास के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। उन्हीं संसाधनों में से एक है मृदा संसाधन, मिट्टी। मृदा क्या होती है? जो भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है, जो पौधों को उगने और बढ़ने में सहायता देती है, उसे बोलते हैं मृदा अथवा मिट्टी। भूमि की गुणवत्ता उसी मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है, और कृषि कितनी अच्छी होगी वो निर्भर करती है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के ऊपर। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे तटीय मैदान है, तो कहीं थार का मरुस्थल है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां भी पाई जाती है। जलवायु भी, देश के अलग अलग कोने में जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती है, और साथ साथ वनस्पतियां हैं, उसमें भी जलवायु के कारण या भू आकृतियों के कारण विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण देश में अनेक प्रकार की मिट्टी या मृदाएं हैं वो विकसित हुई है। तो मिट्टी की बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, जैसे उनका रंग, जो तत्व हैं और उनके रंग, गहराई, गठन, उनकी आयु और उनके जो गुण हैं, रासायनिक या भौतिक गुण हैं, उनके आधार पर भारत की मिट्टी को मुख्य तौर पर 6 भागों में बांटा जाता है। वैसे जो भारतीय कृषि अनुसंधान है ICAR, उसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, लेकिन मुख्य तौर पर भारत में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जो आपकी क्लास 10th NCERT की बुक में दी गई है। चलिए अब हम एक एक करके इन मिट्टियों के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, उनकी विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि भारत में 6 प्रकार की कौन सी मिट्टियां? सबसे पहले उनको पढ़ लेते हैं। पहला है आपकी जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरी है आपकी लाल एवं पीली मिट्टी, चौथी आपकी लेटराइट मिट्टी, पांचवी है मरुस्थलीय मिट्टी, और छठी आपकी वन अथवा पर्वतीय मिट्टी। ठीक, इनमें से जो पहली 2 मिट्टियां हैं, जलोढ़ और काली मिट्टी, इन मिट्टियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी मिट्टियां जो है वो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। यानी कि जलोढ़ और काली मिट्टी, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में से एक आती है, जो कृषि के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के साथ शुरुआत करेंगे। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है उसमें फैली हुई है। भारत के लगभग 45% जो भूभाग है उस पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक, ये जो मिट्टी होती है इसमें पोटास की बहुलता होती है, और इस मिट्टी का विकास हो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया, और ये मिट्टी रेत, सिल्ट और मृतिका से युक्त होती है। अगर बात की जाए इसके रंग की, तो ये मिट्टी भूरे से गहरे भूरे रंग की होती है और बेहद सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी कि कृषि के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। ये जो मिट्टी होती है इसको आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, बांगर, पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर, और नई जलोढ़ यानी कि खादर। अब ये पुरानी और नई जलोढ़ क्या होती है? जैसे ये नदी जा रही है, ठीक, ये जो नदी है, तो नदी का जो पास का इलाका है, ये वाला इलाका है, ठीक, ये निम्न भूमि होती है, यानी कि निचला इलाका आता है। आमतौर पे जब भी नदी में बाढ़ आती है तो पानी यहाँ पर आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हर वर्ष मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। ये होती है खाद्र जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष लगभग बाढ़ आ जाती है, नीचा निम्न भूमि है, इसके कारण हर वर्ष मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। तो ये मिट्टी अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा उपजाऊ होती है और कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है, यानी कि दोनों साइड में। ठीक, उसके बाद जो नदी से दूर का इलाका है, ये वाला जो इलाका, नदी के दूर का जो इलाका है, जो अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचा इलाका है, जहां पर लगभग हर वर्ष बाढ़ नहीं आती, तो इस इलाके में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी जलोढ़ मिट्टी, लेकिन ये थोड़ी कम उपजाऊ है, क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और कृषि के लिए थोड़ी कम उपयुक्त है। ओके, समझ में आया? यानी कि जो नई जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो नई जलोढ़ है वो नदी के पास वाले निम्न भूमि में पाई जाती है। पास का मतलब यानी कि 1 या 2 किलोमीटर, पास का मतलब 50, 100, 150 किलोमीटर हो सकता है, जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचता है। तो ये जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो थोड़ी ज्यादा उपजाऊ होती है और कृषि के लिए थोड़ी ज्यादा उपयुक्त होती है। जैसे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, असम में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ ज्यादातर इलाकों में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि हरियाणा या राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि वहां पर हर वर्ष बाढ़ नहीं आती है। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत के सर्वाधिक यानी कि 45% क्षेत्रफल के ऊपर पाई जाती है। इस मिट्टी के रंग की बात करें तो ये भूरे से गहरे भूरे रंग की होती है और ये काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें पोटास
और रेत सिल्ट मृतिका ये पाई जाती है, यानी कि पोटाश युक्त होती है। इसके उपजाऊ होने का एक बड़ा कारण ये भी है। और इस मिट्टी का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया। इस मिट्टी को आयु के आधार पर हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर और खादर दो भागों में बांट सकते हैं। ये मिट्टी गन्ना, गेहूं, चावल, पटसन यानी कि जूट इत्यादि इन फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और ये मिट्टी मुख्य तौर पर उत्तरी भारत के विशाल मैदान यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम इन राज्यों में पाई जाती है। और तटीय मैदान है उनमें भी यही मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे काली मिट्टी की। काली मृदा, काली मिट्टी, इसका रंग काला होता है और ये मिट्टी भी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। इस मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि रेगर या फिर रेगड़ मिट्टी। और क्योंकि ये कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट जीवांश की उपस्थिति होती है। इसके साथ साथ इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनकी भी बहुलता होती है। और लोहे की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। ये जो मिट्टी है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूट फूट के कारण बनी है, यानी कि जो ज्वालामुखी क्रिया है उसके कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना कि इसमें क्या पाया जाता है, आपको रंग पता होना चाहिए। ये मिट्टी है काले रंग की होती है, ठीक। और दूसरा आपको पता होना चाहिए इसके दूसरे नाम कि इसको रेगर, रेगड़ या फिर कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। और ये मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। ये मिट्टी अगर बात की जाए कि कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है, तो कपास की हमने बात की। कपास के अलावा तंबाकू, गन्ने के लिए भी ये मिट्टी है काफी ज्यादा उपयुक्त है। ये मिट्टी मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की कुछ भागों में फैली हुई है। उसके बाद तीसरी हमारी मिट्टी है लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक। जनरली हम इसको लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो लाल मिट्टी है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये लाल रंग की होती है, मुख्यतः लाल रंग की होती है। कहीं कहीं पे ये पीले रंग की भी होती है, इसलिए इसको लाल एवं पीली मिट्टी भी कहते हैं। ये अपेक्षाकृत कंपेरेटली कुछ कम उपजाऊ होती है। ये मिट्टी है, इसमें लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है और कहीं कहीं पर इसका रंग पीला होता है। ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है और चूने के इस्तेमाल से इसकी उर्वरता को, उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। इस मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी फसलों के लिए? मोटे अनाजों के लिए। जैसे हमने जलोढ़ मिट्टी की बात की तो वो किसके लिए उपयुक्त है? गेहूं, चावल, गन्ना, पटसन। काली मिट्टी कपास, तंबाकू, गन्ना और मूंगफली के लिए अच्छी है। इसी तरीके से जो लाल मिट्टी है वो मोटे अनाज कौन से हो गए? बाजरा, जवार, रागी, उन फसलों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। कहाँ पाई जाती है? जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, वहां के पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा का मैदान है, गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये टुकड़ों में मिलती है, ऐसा नहीं कि एक बड़ा स्ट्रेच मिलेगा, कहीं कहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आती है हमारी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी है, ये जो मिट्टी है ईंटिया लाल रंग की होती है। ईंटिया लाल रंग होता है ना, एक तो लाल रंग होता है, एक जैसे ईंट को घिसने से जो हमें लाल रंग मिलेगा तो ईंटिया लाल रंग, यानी कि जिसको हम ब्रिकिश कलर बोल सकते हैं। तो ये ब्रिकिश कलर की होती है और ये मिट्टी भी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। पहले बताया ना आपको कि केवल दो ही मिट्टियां उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, बाकी क्या है? कम उपजाऊ है। तो आपको सभी जो मिट्टियों की विशेषता लिखनी है तो चार चीजें मुख्य तौर पर लिखनी है। इसका रंग, ठीक, उपजाऊ है या नहीं, कौन सी फसल के लिए अच्छी है और कहां पर पाई जाती है। तो 4 पॉइंट अगर अच्छे से कर लोगे तो आपकी ये मिट्टियां अच्छे से हो जाएगी। तो लेटराइट मिट्टी है, ये ईंटिया लाल रंग की होती है, ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। कहां पाई जाती है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होती है, यानी कि जहां पर उच्च तापमान हो, अधिक वर्षा वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। जैसे तापमान ज्यादा है और वर्षा अधिक हो रही है तो चट्टाने हैं उनका चूरा बन जाता है, और उसी चूरा बनने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि घरों के पीछे आपके ईंटें वो खराब हो जाती है, चूरा बन जाता है ना, नमी भी है, तापमान भी अधिक है, तो ऐसे ही पर्वतीय इलाकों में इस मिट्टी का निर्माण होता है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के परिणाम स्वरूप ये होती है, यानी कि जब भारी बारिश होती है तो उसके कारण जो चट्टानों की टूट फूट होती है, ओके, जो चूरा है वो बहता है, तो उसके जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो मिट्टी है चाय, काजू, कॉफी, चाय और कॉफी की फसलों के लिए बेस्ट है, सर्वोत्तम है। चाय और कॉफी वहीं पर उगाई जाती है, वहीं पे पैदा की जाती है जहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये भी लाल मिट्टी की तरह एक बड़े क्षेत्र में नहीं फैली होती, बल्कि कहीं कहीं पर टुकड़ों में पाई जाती है। तो मुख्य तौर पर दक्षिण भारत के तीनों प्रमुख राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, असम की पहाड़ी इलाके, उड़ीसा के पहाड़ी इलाके, इन प्रदेशों में ये पाई जाती है। ठीक, ये होगी हमारी लेटराइट मिट्टी। अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय मिट्टी की, जो रेतीली मिट्टी है। तो मरुस्थलीय मिट्टी है, इसका रंग जो है
वो भूरे से सुनहरे रंग की होती है, यानी कि भूरे रंग की होती है, कहीं कहीं पे सुनहरे रंग की होती है, और ये मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है। ठीक, ये मिट्टी है शुष्क जलवायु या उस तापमान के कारण इसमें जल वाष्पन की दर अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ पर तापमान अधिक रहता है, बारिश कम होती है, तो इसमें जल की कमी होती है। इसके जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, ज़्यादा समय तक वो नमी को बरकरार नहीं रख पाते, यानी कि ये मिट्टी उपजाऊ कम है, भूरे से सुनहरे भूरे रंग की है, और इसमें जल की कमी होती है। ठीक, पानी की कमी होती है, जैसे पानी आया और इस करके नीचे चला जाता है, इसमें वो नमी को ये मेंटेन नहीं रख पाती। लेकिन जहां पर सिंचाई की व्यवस्था की गई वहां पर ये मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस मतलब जैसे पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह हो गए, या फिर जो जीव जंतुओं के शरीर हो गए, ओके, उनके, तो वो ह्यूमस, क्योंकि वनस्पति नहीं राजस्थान में, तो इसमें ह्यूमस की कमी है, इस कारण भी ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। बात की जाए कि कौन सी फसलों के लिए सर्वोत्तम होती है, ये मिट्टी जो दलहन है, दाल वाली फसलें, तिलहन है, जो तेल वाली फसलें, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। उसके बाद लास्ट जो हमारी मिट्टी है वो वन मिट्टी, जिसको आप पर्वतीय मिट्टी भी कह सकते हो। ये जो मिट्टी है ये भूरे से गहरे भूरे रंग की होती है, यानी कि भूरे रंग की होती है, कहीं कहीं पर जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं वहां पे गहरे भूरे रंग की होती है। और ये मिट्टी जहां पर जो समतल इलाका है वहां पर उपजाऊ होती है, अन्यथा ये कम उपजाऊ होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है, जैसा कि वन मिट्टी है तो वन कहाँ होंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर होते हैं, और इसको आप पर्वतीय मिट्टी भी कह सकते हैं। गठन में ये पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव पाए जाते हैं, यानी कि ढाल वाले इलाके हैं तो वहां पे बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, पतली होती है, और जहां पर मैदानी यानी कि समतल भाग आ जाते हैं वहां पे इसकी मोटाई अधिक होती है, और वहां पर ये उपजाऊ भी ज्यादा होती है। ये जो मिट्टी है ये जैसे ड्राई फ्रूट है या जो फल वाली कुछ फसलें उनके लिए उपयुक्त होती है, और उपजाऊ होती है केवल घाटियों में। कहाँ पाई जाती है, जैसा कि इसका नाम है, ये पर्वतीय इलाकों में। पर्वतीय इलाके मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, लद्दाख हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, या उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो उन प्रदेशों में ये पाई जाती है। तो आपको इन चारों के बारे में क्या करना है, चारों के रंग आपको पता होने चाहिए, चारों मिट्टियां उपजाऊ है या नहीं उपजाऊ है, ये हमने बता दिया कि केवल 2 ही मिट्टी उपजाऊ है, बाकी कम उपजाऊ है। फिर आपको तीसरी चीज पता होनी चाहिए कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, और चौथा किन प्रदेशों में पाई जाती है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की। 3 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हमारा, लेटराइट मिट्टी की विशेषताएं बताइए। जो लेटराइट मिट्टी है वो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, यानी कि वहां पर बनती है जहां पर तापमान अधिक रहता है और वर्षा ज्यादा होती है। यह ईंट या लाल रंग की होती है, ईंट जैसे लाल रंग है उसकी होती है, और अपेक्षाकृत ये कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी चाय और कॉफी की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। यह मिट्टी विशेष तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया। दूसरा हमारा प्रश्न है, अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार का हमें पता लगाना है और उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तो जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, जिसमें दिल्ली भी आ गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम आ गया, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ओके, तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी भूरे से गहरे भूरे रंग की होती है, यानी कि कहीं पे भूरे रंग की है, जहां पर ह्यूमस ज्यादा होता है। इसमें ह्यूमस मतलब पेड़ पौधे वगैरह है वो ज्यादा उनके पत्ते मिले होते हैं, तो वहां पर ये गहरे भूरे रंग की होती है। यह मिट्टी सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है वो गेहूं, चावल, पटसन यानी जूट और गन्ने इत्यादि फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, सबसे उत्तम होती है। और यह मिट्टी उत्तरी भारत के विशाल मैदान और तटीय मैदानों में पाई जाती है। ठीक, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, हमें लिखना है काली मिट्टी के ऊपर, यानी कि काली मिट्टी की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो जो काली मिट्टी है ये काले रंग की होती है, इसलिए इसको काली मिट्टी बोलते हैं। यह मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, इसी के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह मिट्टी कपास, तंबाकू, इसके साथ साथ गन्ने, मूंगफली इत्यादि फसलों के लिए सर्वोत्तम होती है। और यह मिट्टी मुख्य तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन राज्यों में पाई जाती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। वैसे हम इस पूरे चैप्टर को, संसाधन विकास पूरे चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसी चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी हम एक सिंगल वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ताकि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो पाए। दूसरा, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा नीड है। आप इन वीडियोज को अगर अच्छे लगते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं, तो इनको आप लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।